अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूँ मारिया जद्दू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे मुआशी मुश्किलात में घिरी आवाम और वहाँ पर आवाम को सैलाब ने कहीं का नहीं छोड़ा है। एक तरफ मुआशी मुश्किलात और उधर से सैलाब का इस वक्त जो खौफनाक मंजर हम देख रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। नाजरीन, करोड़ों लोग बेयारो मददगार हैं और इसके साथ साथ सैलाब कई जिंदगियां भी निगल चुका है। अगर हम बात करें अवाम की, गरीब अवाम की, उम्र भर की जो जमा पूंजी थी वो डूब चुकी है, लाखों घर तबाह हो चुके हैं, करोड़ों पाकिस्तानी खुले आसमान तले नाजरीन इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर हम बात करें हुकूमतों की तो हुकूमतें इस तरह से तो रोल नहीं प्ले कर पा रही हैं और इस वक्त जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ज़रूरत यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन पेज आकर इस मसले को हल करें। ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ बल्कि इस वक्त इस तमाम इशू के ऊपर जो इस वक्त सैलाब ने सूरत हाल की हुई है उस पर आवाम को भी आगे निकलना होगा, आवाम को भी इस वक्त रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा बनना होगा। इस सब पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। उसकी तरफ जहां पर एक तरफ ये क़यामत ख़ेज़ पाकिस्तान के अंदर मनाजिर हम देख रहे हैं, वहीं पर जो सियासी पारा है वो भी हाई है। इमरान खान साहब कब गिरफ्तार होंगे, कैसे गिरफ्तार होंगे, हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ दौरान हिरासत तशद्दुद के इल्ज़ामात पर जो शहबाज गिल साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि दौरान जो हिरासत है उनके ऊपर तशद्दुद की जा रही है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, उस पर बात करेंगे। और इसी हवाले से पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस ने जो है रेड भी की है। इस बार जो हुकूमती जमातें हैं वो क्या सोच रही है, उनका नेक्स्ट जो कार्ड होगा वो क्या होगा, उस पर बात करेंगे। और इस वक्त जो इमरान खान साहब पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर जो मुकदमात बन रहे हैं वो इस वक्त क्या सिचुएशन इख्तियार करेंगे, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो सैलाब मुतासरीन है उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। और बात करेंगे शहबाज गिल के जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भी रवाना कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 21 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि मीडिया से बात करते हुए शहबाज गिल साहब ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खौफनाक किस्म का तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनी गाला में आज एक अहम इजलास भी तलब किया था जिसमें उन्होंने अपनी कानूनी टीम से जो है वो मुशावरत भी की है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं है। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की दरख्वास्त और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की है। इस हवाले से भी क्या मजीद इसमें डिस्कस हुआ, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज़िला मियां वाली के जो सदर हैं सलीम गुल साहब, उन्होंने डीपीओ को दरख्वास्त दिया। इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो दोनों पार्टीज़ की जानिब से चाहे वो हुकूमती जमात हो या अपोजिशन की बात की जाए, दोनों तरफ से मुकदमात मुख्तलिफ नौयत के दर्ज किए जा रहे हैं। एक तरफ सैलाब ज़दगान की सूरत हाल है और वहीं पर सियासी पारा भी हाई है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में नाजरीन मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। ये कहिएगा, एक तरफ जहाँ पर इस वक्त हम सियासी पारा हाई देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो चल ही रहा है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी इस वक्त जो एक तरफ महंगाई के मारे अवाम तो हम देख ही रहे थे महंगाई बहुत पीक पर जारी थी, लेकिन एकदम से जब ये सैलाब आया बीच में काफ़ी तेज़ आया, सूरत हाल बेहतर हुई। लेकिन अभी के हम सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान के हर सूबे में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और चीज़ें बहुत खौफनाक हो चुकी हैं। लोग बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे। सूरत हाल कहाँ जाती दिखाई दे रही, कौन इस पे एक्शन लेगा, कौन ये रिलीफ ऑपरेशन को जो है वो सही तरीके से आगे लेकर चलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अब हर जगह पर सैलाब आया हुआ है और सैलाब की तबाहकारियाँ सबके सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हुकूमत को इमीडिएटली रिलीफ ऑपरेशन शुरू करना चाहिए, जो कि उन्होंने किया हुआ भी है। और दूसरी जानिब आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आपको इनके नुकसानात का अंदाज़ा 1 माह बाद होगा। अभी से हमें आलमी बरादरी को पुकारना होगा और हमें इनिशिएटिव लेना होगा, हमें बैरूनी दुनिया को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पर हमें खैमों की ज़रूरत है, टेंट की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान में उस लेवल पर नहीं तैयार किए जाते कि जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, आपने वहाँ पर खुराक को पहुँचाना है। जब वहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं उनको मिनिमम आपको 1 माह का राशन तो देना है। फिर राशन एक जगह पर डंप नहीं किया जा सकता। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ सूबों में राशन तैयार होगा। जब वो राशन तैयार होगा तो आपने उसको फिर ऑपरेशन के जरिए वहाँ तक पहुँचाना है, फिर उसकी डिस्पर्समेंट करनी है। वो किन लोगों ने करनी है? उन लोगों ने करनी थी वो खुद सैलाब का शिकार हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी आफत है। हमें ये मौका मिला है कि इस वक्त हम अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखें और इस रिलीफ के काम को आगे लेकर चलें। बीइंग ए पाकिस्तानी, हमने भी इस इनिशिएटिव को लिया है और आज नेशनल प्रेस क्लब ने, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान स्वीट होम के इश्तराक से हमने एक रिलीफ कैंप लगाया है नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हमने इनवाइट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर आई है और ये कैंप 1 माह 1.5 माह चलेगा। उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक हम अपने उन सैलाब ज़दगान बहन भाइयों, बूढ़ों को, नौजवानों को, बच्चों को रिलीफ नहीं देते। देखिए, ये कोई हुकूमत का काम नहीं, एनडीएम में, पीडीएम में ये लगे हुए हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, वहाँ पर पानी को निकालने के लिए आपको पंप्स की ज़रूरत है। फिर वहाँ पर आपको पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, खुराक मुयस्सर नहीं, मेडिसिन नहीं हैं। फिर आपने वहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश के दौरान आपको पता है जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन है वो बिल्कुल सस्पेंड हुआ है ऑपरेशन। अब आपने ज़मीनी रास्तों से जाना है। कई जगहों पर सैलाब की वजह से सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पुल ख़त्म हो चुके हैं। तो आप उन एरियाज़ में कैसे जाएंगे, आप कैसे पहुँचेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें इस पर कौम को एक होने की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सूबाई हुकूमतों की मदद तो कर रही है, आपने पैसों का ऐलान कर दिया, ठीक है, लेकिन अब जो रिलीफ ऑपरेशन है वो इंतहाई ज़रूरी है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बारिशों की वजह से पानी अपनी जगह पर मौजूद है, हमें वहाँ पर पानी को निकालने के लिए पंप्स चाहिए और पाकिस्तान में इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है कि जो पूरे मुल्क में ऑपरेट करे, और इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा? दूसरा, खुराक आप कब तक किस तरह पहुंचाएंगे, वो भी एक अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। आपकी बात को अगर समअप किया जाए तो ये सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है, या ये सिर्फ पोजीशन का काम नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एक पेज होने की बात तो, लेकिन इसमें अवाम की भी जरूरत होगी और अवाम जहां तक, जिस लेवल तक जाकर इस तमाम इशू में सपोर्ट कर सकती है अपने इन सैलाब ज़दगान को, वो भी करना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, अदरवाइज सिचुएशन कैन बी वर्स्ट एज वेल। आगे मूव करते हैं अनवर साहब, आगे थोड़ा सा सियासी महाजराई पे बात कर लेते हैं। एक तरफ जहां पर क़यामत खेज सैलाब है, वहीं पर पोलिटिकल पारा भी बहुत हाई हो चुका है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले ये कहिएगा, मुकदमात तो बनाए जा रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसकी जानिब से, लेकिन सवाल यहाँ पर अहम ये है जिसका आई थिंक जो मौजूदा हुकूमत है उसको इंतजार भी होगा, इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी होगी कब गिरफ्तार करने जा रहे हैं? ये मामला हुकूमत का फैसला करने का नहीं है जी। खान साहब के खिलाफ सिर्फ गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया, बल्कि उनकी तकरीर पे, उनके कंटेंट पे, उनके तर्ज तखातुब पे जो धमकियां उन्होंने दी हैं, उसको सिर्फ इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया, बल्कि अदलिया ने भी नोटिस लिया है। और अदलिया ने खान साहब को बाकायदा नोटिस दे दिया है कंटेम्प्ट का। लिहाजा उनकी गुफ्तगू में जो काबिल एतराज बात थी वो तो सर्टिफाई हो गई। अब उनके खिलाफ अगर केस दर्ज किया गया है तो उनको पेश होना चाहिए। उन्होंने बेल अपनी कराई है, बेल उनका हक है, वो बेल ट्राई कर ले, लेकिन उनको अदालत के बाद अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होना चाहिए और अपने आप की मदद। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, इस पर आप क्या कहेंगे? गुजारिश ये है जी, पहली बात तो यह है कि दहशतगर्दी की दफात किसके खिलाफ नहीं लगी। ये कौन सी ऐसी बात है कि एक लीडर के खिलाफ लग गई है तो क्या? यहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी दफात के तहत लीडर चार्ज होते रहे। लेकिन ये बात है कि अगर तो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए किया गया है तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए।
اگر ان کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر خان صاحب کو ان کے اپنے کیے گئے فیصلوں، ان کے اپنے طرز سیاست کی وجہ سے ان کو اب سزا بھگتنی پڑ رہی ہے تو اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس عمل کا، وہ تو خود اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. لہذا یہ کہنا، تو پھر میں نے کہا نا کہ عدالت نے بھی اسی گفتگو میں جہاں پہ انہوں نے پولیس کے افسروں آئی جی اور ڈی آئی جی کے بارے میں کہا، وہاں انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ جج کے بارے میں بھی کہا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے، ان کے اوپر عدالت نے نوٹس لے کے یہ ویریفائی کر دیا، سرٹیفائی کر دیا کہ ہاں خان صاحب نے غلط کیا ہے. اب عدالت کے پاس تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا رستہ ہے اور کسی کے پاس تو نہیں ہے، لہذا وہ قانون کا رستہ جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اگر ان کے اوپر یہ دفعے نہیں لگتی تو یہ ختم ہو جائیں گی. اچھا اگر قائرہ لگتی صاحب، ہوں اس گی حوالے سے اگر ہم بات کریں انسانی حقوق کی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس معاملے پر بہت زیادہ آواز بھی اٹھاتی ہے اور جاندار قسم کی آواز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی طرف سے اٹھائی جاتی ہے. لیکن اگر ہم ابھی شہباز گل صاحب پر تشدد کے معاملے کی بات کریں تو اس طرح سے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی طرف سے موقف سامنے نہیں آ رہا. پہلی گزارش یہ ہے جی کہ میری نظر میں اب میرے خیال ہے میڈیا کو پاکستان کا اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر اس وقت فلڈز ہیں، پاکستان آدھا ڈوبا ہوا ہے، مہربانی کریں اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں. شہباز گل کا مسئلہ تو اب وہ چلے گئے جیل میں، اب 4 دن ٹھہر کے اس پہ بات کر لیں گے، عدالت اس پہ بات کر لی ہے، کانگریس دی ہوئی ہے. دوسرا، شہباز گل صاحب کے خلاف جو سرٹیفکیٹ آئے، کیا کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ میں بھی یہ بات آئی یا ایک ہیئر سے کے اوپر گفتگو ہے؟ ایک فرضی تصویر ہے جس میں ان کی شکل نہیں ہے یا چند تصاویر ہیں جس میں ان کی شکل نہیں ہے، ان کے متبادل میں ان کی وہ فوٹیج بھی موجود ہے، وہ تصویریں بھی موجود ہیں جس میں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں، بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے، وہ تصویریں بھی ہیں. اب ان کی کون سی تصویروں کو لے کے چلنا ہوگا؟ تشدد کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ شہباز گل صاحب نے کہا وہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک تعلق اس کی ویریفیکیشن کا ہے، جب تک وہ ویریفائی نہیں ہو جاتا، میڈیکل بورڈ نے ویریفائی کرنا ہے. یہ میڈیا کے اینکرز نے یا کچھ کالمسٹ نے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، سیاسی جماعت نے، قمر زمان نے، آپ نے، کسی اور نے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو ویریفائی سرٹیفائی کریں گے، یہ میڈیکل بورڈ کرے گا. میڈیکل بورڈ کی اب تک جتنی رپورٹیں آئی ہیں اس میں ان کو اوپر تشدد جو ہے وہ واضح نہیں. اگر تشدد اس کی رپورٹ آئی تو بالکل پیپلز پارٹی اس کو. ٹھیک. رضا ربانی صاحب نے پارلیمنٹ لاجز میں پولیس کے داخلے پر بڑی تنقید کی ہے، تو کیا قائرہ صاحب اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف صاحب نے اس کی اجازت دی تھی؟ دیکھیے جی، اپنی اپنی پوزیشنز ہوتی ہیں. اب اسپیکر صاحب سے پوچھا گیا کہ نہیں پوچھا گیا، یہ تو اسپیکر صاحب ہی بتا سکتے ہیں یا ان کا آفس بتا سکتا ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کیونکہ میں تو ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. لیکن لاجز کے اندر اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے جس کی اجازت میرے خیال میں نہیں لی گئی تھی. لیکن بہرحال اگر یہ لا ہے، قانون ہے، تو اس کا جواب تو راجہ صاحب دے سکتے ہیں میرے علم. اچھا قمر زمان قائر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی خبریں تو کافی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں. بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا سکے. سر اس کا کیا چکر ہے؟ آپ ایک ہی سوال مختلف طریقوں سے کہی جا رہے ہیں. سوال میں بار بار یہ کر رہا ہوں کہ کوئی اینکر، کوئی انالسٹ، کوئی صرف یہ بتا دے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی ہم نے اپنے طور پہ کوئی کارروائی کی ہے. خان صاحب کے خلاف اگر فورن فنڈنگ کا کیس ہے 8 سال چلنے کے بعد طے ہوا. خان صاحب کے خلاف اگر توشہ خانہ کا کیس ہے تو توشہ خانہ بھی کئی سالوں سے، یہ 1.5 سال سے اس پہ بحث ہو رہی تھی. توشہ خانہ کا کیس اس کے شاخسانے ہیں، وہ خان صاحب کا اپنا کرم و جرموں کا پھل ہے. اور اگر اب ان پہ کیس ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے جو ایکشن ہوا اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. ٹھیک ہے، کہہ لیجیے اس کو، آپ نے اگر کہنا ہی ہے کہ جی وہ انتقامی کارروائی ہے، لیکن عدلیہ نے جو نوٹس لیا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو خان صاحب کے اس سارے عمل کو، ان کے عمل جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کو عدلیہ کے نوٹس نے سرٹیفائی کیا ہے کہ ہاں انہوں نے جو کچھ کیا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کوئی کیا کرتا ہے؟ عدلیہ کے پاس فورم کنٹیمپٹ کا تھا، انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کر لی. انتظامیہ کے پاس ان کے خلاف کیس رجسٹر کرنے تھا، وہ کر لیا. اب اس کی تحقیق ہو جائے گی اور عدالت فیصلہ کر دے گی. اگر خان صاحب بے گناہ ہوئے یا ان کے خلاف وہ غلط دفعات لگ گئی تو وہ بری ہو جائیں گے. لیکن شہباز گل صاحب کو
2 दिन का रिमांड नहीं दिया, उसके बाद मांगा गया रिमांड, अदालत ने नहीं दिया, वो जेल चले गए, तो उनको तो रिलीफ मिल जाएगा। तो खान साहब चलिए आपकी बात पर आते हैं। ये फरमाइए कि सैलाब से पूरे मुल्क में बड़ी तबाही आई है, इस वक्त रिलीफ ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? देखिए, हुकूमत का मैकेनिज्म ऑलरेडी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा सारा फोरम है वो एनडीएमए करता है, एनडीएमए के साथ पीडीएमएस होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इनकी तंजीमें होती है, सूबाई हुकूमतों के अपने सारे अमाल उस पर काम कर रहे हैं। जहां जहां जरूरत पड़ी है, फौज को, रेंजर्स को, नेवी को, एयरफोर्स को तलब किया गया है, और वो सारे इदारे वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने तई फौरी तौर पे फूड का, शेल्टर का, ये जो इंतजाम थे उसमें सपोर्ट किया है सूबाई हुकूमतों को या पीडीएमएस को, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज है। इसी तरह अब फेडरल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली जिन इलाकों को यूनियन काउंसिल वाइज, जिन इलाकों को डिजास्टर हिट या कैलेमिटी हिट या डिक्लेयर किया गया, उनके अंदर 25-25 हजार जो रुपया है, ये हर फर्द को, खास का कोई बड़ा नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, ये एक सपोर्ट अलाउंस के तौर पे उनको ये पैसा दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। और ये 37 अरब रुपया पहले रखा गया था, लेकिन अब इसमें फिगर बहुत तेजी से इजाफा हो गया है। वो ये अमकानी सूरत हाल है कि ये कुछ 100 अरब से भी शायद रकम बढ़ जाएगी, ये जो सपोर्ट की है। इसके अलावा लोगों का जो अब ये हालात को बेहतर होंगे, ऊपर से बारिश खत्म होगी तो रसाई हो पाएगी। जो लोग डैमेज नीड असेसमेंट करेंगे उसको जॉइंट सर्वे होंगे। अब सर्वे का थोड़ा सा टाइम, वो महीनों नहीं, वजीर आजम साहब ने जो कमेटी बनाई है वो डायरेक्टली खुद भी देख रहे हैं। इसके ऊपर एक कमेटी बनाई हुई है, हसन इकबाल साहब की क़यादत में मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो उसको देख रही है, एनडीएमए और बाकी इदारों से मिलकर। आलमी इदारों से भी इमदाद का ऐलान किया गया है, उनसे भी अपील की गई है, वो भी मैदान में है। हमारी एनजीओ पाकिस्तान के अपने जो बेशुमार इदारे हैं, खिदमत वाले हैं, दूसरे मैं किसी का नाम क्या कह लूं, सारे इदारे जिसपे कर बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान के कारोबारी कम्युनिटी से, अहले सरवत लोगों से ये अपील की गई है कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। और मीडिया से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि इसको एक आखिरी आइटम के तौर पे नहीं, इसको नंबर 1 आइटम के तौर पे दिखाएं लोगों को कि वहां सूरत हाल क्या है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, लोगों को ग्रेविटी की समझ नहीं आएगी, उस वक्त तक लोगों का वहां रिस्पांस वो नहीं होगा। तो ये जो इशू हमारे कंटेम्परेरी चल रहे हैं, इसको जरा लेसर इंपॉर्टेंस रख के 2 दिन बाद जरा बड़ी खबर बन जाएंगे तो भी कोई जुर्म नहीं, लेकिन वहां आज जरूरत है तो उनको जरा आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। और साहब, जैसे भी कायरा साहब बात कर रहे थे कि मीडिया का बहुत अहम रोल है। ऑब्वियसली आज हमारे प्रोग्राम का पहला चंक भी यही था, हमने पूरा आधा प्रोग्राम इस पर बात की है। ऑब्वियसली वी नो कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। बहुत सारे फैक्टर्स की बात की है अभी कमर जमान कायरा साहब ने, कि बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे इदारे इस वक्त ऑन पेज हैं। मुखय्यर हजरात का कितना रोल आप समझते हैं अनवर साहब, कि वो कितना इंपॉर्टेंट इस वक्त, ऑल्दो हमेशा कोई भी सूरत हाल जब ऐसी आती है तो उनकी तरफ से एक रोल प्ले किया जाता है, अब कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका? मारिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कमर जमान कायरा साहब की कि मीडिया को रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं और जो फुटेजेस हैं, देखिए बलोचिस्तान, सिंध हो गया, वहाँ पर इस्लामाबाद से मूव करना बड़ा मुश्किल है। हुकूमत इस पर काम करे, हेलीकॉप्टर के जरिए एंकर्स को, रिपोर्टर्स को वहाँ पर लेकर जाए, कैमरामैन को लेकर जाए। कैमरे की आंख जब चीज़ों को कैप्चर करेगी, वहाँ पर जो असल सूरत होगी वो लोगों को बताएगी, तो मैं समझता हूँ कि कौम में एक जज्बा पैदा होगा। ये हमारा कौमी फरीज़ा है, हमें अपना फ़र्ज समझकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत को भी साथ साथ मीडिया को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। आप देखिए, आपके पास इतने वसाइल हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, सूबाई हुकूमतों के पास, आप वहाँ से हमें जो फुटेजेस हैं वो दीजिए, उस पर हम बैठकर शो किया करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम वहाँ पर कैसे जाएं, मुझे बताइए, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है। फिर हमें वहाँ पे जिन्होंने फैसिलिटेट करना है, जो इंतज़ामिया है ज़िले, वो भी वहाँ पर उनका कोई वजूद नहीं है, वो भी इस तबाहकारी के ज़ुमरे में आगे हैं, शिकार हो गए हैं उसका। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए और मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप समझते हैं साहब कि प्रॉपर कैंप्स लगने चाहिए? जैसे पहले जब ज़िलज़िला आया था तो पाकिस्तान के अवाम ने हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया था ज़िलज़िला ज़दगान को। सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है। तो अगर एक प्रॉपर ऑपरेशन या प्रॉपर कैंप्स बनाए जाएं तो लोग आएंगे जो इमदाद भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से हुकूमत के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे मूव करेंगे।
देखिए मारिया, अब जो सिचुएशन है उस पर गौर कीजिए। आज़ाद कश्मीर हमारे इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा करीब था। उस वक्त सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया था और आपने लोगों का जोशो खरोश देखा था, कौमी फिज़ा समझकर लोग गए थे। अब जो सूरत है वो एक तो माशी बदहाली है, लोग पैसा निकाल भी नहीं रहे, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। एक बात ये फैक्ट है। अब वो एहसास की भी कमी है, हमें लोगों में एहसास को बेदार करना है, वो हमारा काम है। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमतों को चाहिए कि आप इस सारी सूरत के बारे में कभी मुझे ये बताइए कि आप वज़ारत इत्तलात ने आज तक कभी कोई फुटेज भेजी, कभी किसी को बताया कि वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन की ये सूरत है, वहाँ पर हमें रिलीफ ऑपरेशन की ये मुश्किलात हैं। एनडीएमए की तरफ से कभी फिगर्स आए कि इतने लोग, अभी मैं आपको बताऊं कि 900 के करीब जो लोग हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं इस सैलाब की वजह से। वहाँ पर 30 लाख से ज़ायद जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हुकूमत का काम है हमें देना। जब वो हमें देंगे, हम लोगों को बताएंगे कि वहाँ पर ये सूरत है, और फिर लोगों में एक जज्बा बेदार करने की ज़रूरत है। हमने तो आज नेशनल कॉज के तौर पर अपना एक कैंप लगा दिया, कौमी फिजा पूरा किया, और हमने पूरे मुल्क के जो प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर लोगों को कहा है, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उन्हें कहा है कि आप अपने अपने क्लब में कैंप्स लगाइए। ब्रेक का भी टाइम है, जैसे अभी आपने सजेशन भी दिया कि कैंप्स लगाने चाहिए। सिर्फ हुकूमतों की जो मदद है वो इनफ नहीं होगी, ऑब्वियसली आवाम को भी इसके लिए आगे आना होगा। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इस वक्त जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल केसेस चल रहे हैं उन पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद की अदालत ने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की जानिब से की गई इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में रवाना कर दिया गया है। अनवर साहब, इस पर मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप नहीं समझते कि ये शहबाज गिल साहब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा? जी बिल्कुल, और अदालतों के जो फैसले होते हैं हमेशा वो बोलते हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कॉमन मैन है, वो अदालतों की तरफ ही देख रहा है। हमारे इंसाफ का मरकज़ भी वही है, और लोगों की, आवाम की बड़ी तवक्को है कि आवाम चाहती है, समझती है, सोचती है कि हमें अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर यकीन नहीं रखती। अब हमारे जो इदारे हैं उनको मज़ीद एतमाद देने की ज़रूरत है। आज जो फैसला था, पुलिस ने, हमेशा ये पुलिस का रवायती हथकंडा होता है कि जी मैंने मुलजिम से ये चीज़ें रिकवर करनी है। अब तो उनसे पिस्टल भी रिकवर हो गया, फ़ोन भी रिकवर हो गया। आज ये मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ये ना सिर्फ शहबाज गिल के लिए रिलीफ था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये रिलीफ था, क्योंकि वो समझते ये थे कि पुलिस तशद्दुद के ज़रिए, टॉर्चर के ज़रिए, प्रेशराइज करके शायद उनसे कुछ चीज़ें ऐसा पूछना चाहती हैं। इसका इजहार इमरान खान साहब ने भी किया कि वो शहबाज गिल से पूछते हैं कि आप बताइए कि इमरान खान खाते क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और शहबाज गिल साहब को मिला है। लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त जो ये तमाम सूरत हाल चल रही है और बार बार शहबाज गिल की जानिब से और इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि ये तशद्दुद हो रहा है, तशद्दुद के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस पर प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, चेक करे वो ये सब चीज़ें कि आया तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ, ये जो एक कन्फ्यूजन चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, तशद्दुद से मुतल्लिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तशद्दुद किया गया है, जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट है और जो IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि माइनर तशद्दुद हुआ है जो कि पुलिस करती है। लेकिन जिस तरह का तशद्दुद की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ। नहीं, शहबाज गिल साहब ने आज एक रात को उन्होंने जब उनको पुलिस लेके पार्लियामेंट लॉजिस गई थी तो उन्होंने एक क्वेश्चन में ये आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे टॉर्चर किया गया है। देखिए, ये बात वो अदालत के सामने करते तो फिर इस गुफ्तगू की कोई हैसियत होती, लेकिन चूंकि ये उन्होंने मीडिया के सामने बात की है, पॉलिटिकल स्टंट भी इसे कहा जा सकता है, पॉलिटिकल गेन हासिल, माइलेज हासिल करने के लिए भी ये बात की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि अदालत में तो वो व्हील चेयर पे बैठ कर गए और उन्होंने अपने आप को ये इस तरह शो भी किया कि मुझ पर बहुत तशद्दुद हो रहा है, मुझे सांस भी नहीं आ रही। देखिए, फिर आपने ये देखा कि जब हुकूमत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम औरंगजेब ने, तो उन्होंने कुछ तस्वीर रिलीज़ की, कुछ वीडियो रिलीज़ की शहबाज गिल साहब की, जिसमें वो बिल्कुल बड़े पुरसुकून थे और बड़े आराम से खाना भी खा रहे थे और अपना बयान भी खुद देख रहे थे। एक तस्वीर का रुख शेख था। दूसरी तरफ जब वो व्हील चेयर पर अदालत में चल कर आए तो आपने देखा कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और रो रहे थे कि मुझसे इन्होंने मास्क छीन लिया और मेरे सांस का मसला है। डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन इस तरह जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया अब और जिस तरह हुकूमत ने उसके बाद तस्वीर और वीडियो जारी की, उससे तो फिर ये मुतजाद जो गुफ्तगू थी वो भी सामने आई और हमने कन्फ्यूजन का शिकार थी। इस हवाले से कौम भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मुस्लिम लीग नून भी, मैं समझता हूँ कि अगर उन पर तशद्दुद हुआ था
जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन्हें यह बयान अदालत के सामने देना चाहिए था, ताकि उस बयान की कोई कानूनी हैसियत भी होती, ना कि वो मीडिया के सामने ये बात करते। जी डेफिनेटली ऐसा ही है। देखिए मीडिया के सामने तो आप गुफ्तगू, मुझे बताइए, कई ऐसी हमने रहनुमा देखे हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, बहुत सारे लोग जो मीडिया पे बयान देते हैं, वेरी नेक्स्ट डे वो उस बयान को कहते हैं मेरा मकसद ये नहीं था इस बयान का देने का। अब जब आप शहबाज गिल साहब को कभी इंटरव्यू करेंगी या पूछेंगी, जब कोई और सवाल उनसे किया जाएगा तो वो डेफिनेटली कहेंगे नहीं, मेरी गुफ्तगू करने का ये मकसद नहीं था, उसका मकसद ये था, मीडिया ने उसे तोड़ मोड़ कर पेश किया है। तो ये बड़ा आसान सी बात है, और जो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मैं इसलिए कहता हूं कि सियासतदानों को उनको अपनी बात करने से, गुफ्तगू करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा अखबारात का, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। आप जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वेरी नेक्स्ट डे वही क्लिप निकाल कर आवाम के सामने रख दिया जाता है कि कल ये साहब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे और आज उन्होंने ये यू टर्न ले लिया है। तो बहुत पुराने क्लिप्स भी आजकल निकल आते हैं। आगे मूव करते हैं। इमरान खान साहब की क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए कल उन्होंने कहा है कि वो अदालत के सामने पेश भी होंगे, इसका फैसला भी किया गया है। तो क्या समझते हैं, क़ब्ल गिरफ्तारी हो सकेगी, नहीं होगी, क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि इमरान खान साहब को दहशतगर्दी की अदालत में जाना चाहिए, चूँकि उन पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो फैसला किया है बहुत अच्छा पॉलिटिकली फैसला किया, क्योंकि अदालतों में रहनुमाओं को, लीडर्स को अदालतों को फेस करना चाहिए। मुकदमात को वो भले सियासी इंतकाम के लिए कायम किए गए हों या वैसे कायम किए गए हों, उन्हें अदालतों के सामने जाना चाहिए और उन्हें प्रूव करना चाहिए कि ये मुकदमा उन पर नहीं बनता था, दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती थी, ये उन्होंने प्रूव करना है अदालत में। इसलिए भी उनके लिए पॉलिटिकली भी ये, लीगली भी उनके लिए बहुत बेहतर है, और मारिया अगर आप देखें तो पॉलिटिकली ये डिसीजन उनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि एक राय ये भी जो उनके मुखालफिन है उनमें पाई जाती है कि इमरान खान साहब शायद कैदो बंद की जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अदालतों को फेस नहीं कर सकते। तो अब उनका अदालत में जाना, दहशतगर्दी की दफात के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करना एक अच्छा इकदाम है। सियासी तौर पर उन्हें ये फायदा हासिल होगा। एक दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब वो जाके उनके वकला आर्गूमेंट करेंगे और वो कुछ एविडेंस देंगे कि उन पर दहशतगर्दी की दफात एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो मुमकिन है अदालत उस FIR का इखराज कर दे, क्योंकि ये अच्छी रवायत है कि आपको अदालतों को फेस करना चाहिए। और उससे पहले अगर आप देखें, मैं आसिफ अली जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा और बाकी जो लीडर्स हैं उन्होंने भी अदालतों को फेस किया, दिन में 2-2, 3-3 पेशियां भुगती हैं। तो इमरान खान साहब को भी अदालतों को फेस करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि अदालतों में इंसाफ अब भी मौजूद है। और फिर उन्हें शायद उन्हें ये भी महसूस होगा कि फिर शायद वो इस तरह जो इल्जामात लगा देते हैं, जो जज्बात में आकर वो तकारीर करते हैं इदारों में या हेड्स पर, अदलिया पर, शायद फिर वो भी ना करें। तो इसलिए ये उनका अच्छा इकदाम था और उन्हें पॉलिटिकली इसका फायदा ही होगा। पॉलिटिकली एक और फायदा भी आप समझते हैं हो सकता है, अगर तो ये गिरफ्तारी हो जाती है, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकली इमरान खान साहब के नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त उनका अवाम में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए ये कतन उन्हें नुकसान नहीं होगा पॉलिटिकली। अच्छा, अगर जो लीडर्स होते हैं वो जेल में भी अगर चले जाते हैं ना, उनके देखिए जब वो जेल में जाएंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, मैं समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक तो ये जो तासुर है उनके बारे में कि वो जेल नहीं काट सकते, वो पता चल जाएगा। जो उनके मुखालफिन अगर उनकी ज़ुबान में बात करें कि प्रोपेगेंडा करते हैं, या वो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझसे मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता है। और दूसरा, बड़े जो लीडर होते हैं जेल उनके लिए कुछ नहीं होता। और आपने देखा उनके जो इत्तेहादियाँ शेख रशीद साहब वो क्या कहते हैं कि जेल मेरा घर है और हथकड़ियाँ मेरा जेवर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को यही समझना चाहिए, और उन्हें अगर अदालत कोई फैसला उनकी ज़मानत को कैंसिल करती है, नामंजूर करती है, या उन पर मुकदमात को प्रूव होते हैं, तो फिर उन्हें जेल जाने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब अवाम में नहीं होते तो मोबिलाइज किस तरह से करेंगे, और वो जो मोमेंटम इस वक्त इमरान खान साहब ने गेन किया हुआ है वो किस तरह से मेंटेन रहेगा? आपको समझता है कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई और पॉलिटिकल लीडर वो मोमेंटम गेन रख सकेगा? खासकर अभी जिस तरह से बार बार इमरान खान साहब, खैर आजकल तो वो अर्ली इलेक्शंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर अगले साल की तरफ भी इलेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो तब तक मोमेंटम एक बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इमरान खान साहब के लिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए अभी तक तो इलेक्शन जो है वो उसके आसार नजर नहीं आ रहे। उसकी टेक्निकल वजह यह है कि आपने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया इमरान खान साहब ने। दूसरा, मुल्क में इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, मुमकिन ही नहीं कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। इस चैप्टर को तो आप फिलहाल क्लोज समझिए, एक तरफ रखिए। अब
عمران خان صاحب اگر عدالتوں کو فیس کرتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان پر جو قائم مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی کیے گئے ہیں، انتقام کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ ون ون سچویشن ہوگی اور حکومت کو سبکی ہوگی، پہلی بات۔ اور اگر حکومت نے جو ان پر مقدمات قائم کیے ہیں اور وہ مقدمات وہ اگر عدالتیں جو بھی ان سے متعلق فیصلہ کرتی ہیں اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے، اس نتیجے میں عمران خان صاحب اگر جیل جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اندر اگر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کی جو تحریک ہوگی، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، جو لیڈرشپ ہے ان کی وہ کیا کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو موبلائز کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی جو مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان ون مین شو ہے اور ان کی جماعت میں صرف خان صاحب کے ووٹ ہے، پھر یہ بھی امتحان ہوگا ان کے لیڈرز پر۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ اچھے وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، پھر یہ امتحان ہوگا پوری جماعت کا۔ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگوں کو کیسے باہر لے کر آتے ہیں، اور یہ اس سے ہمارے لیے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لیڈر جیل میں ہو تو اس کی کوئی سیاسی کیمپین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس سے الٹیمیٹلی فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سو بریک کا ٹائم ہے یہاں پہ ناظرین، بریک کے بعد ہم بات کریں گے سمندر پار پاکستانیوں کے جو ووٹ کا حق ہے وہ ختم کرنا درست نہیں ہے، ایسا کہنا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا۔ اس سٹیٹمنٹ میں بریک کے بعد ہم بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کی دو اہم بڑی ڈیولپمنٹس توشہ خانہ ریفرنس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے جو 6 ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر کس ابراہیم میں 4 رکنی بینچ نے اس درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے NA 108 سے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب 9 حلقوں سے جو ہے وہ ضمنی انتخابات لڑ رہے ہوں گے، اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں تھی، لیکن پروگرام کا ٹائم چونکہ کم ہے تو انور صاحب میں آپ جانا چاہوں گی ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، دیٹ از آج جو سپریم کورٹ کے اندر ایک کافی اہم ٹاپک کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دلایا، لیکن موجودہ حکومت جس طرح سے اس کو ختم کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام ایشو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس ملک میں معاشی طور پر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر ان کو رائٹ آف ووٹ بھی ہونا چاہیے، اور آپ 30 ارب ڈالر جو ہیں وہ ان سے لیتے ہیں، زر مبادلہ پاکستان میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیے کہ جو وہ اپنی فیملیز کو یہاں پر ٹیک کیئر کرتے ہیں، یہاں پر ان پر انویسٹ کرتے ہیں، یا ان کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں، وہ پیسے بھی اس میں آتے ہیں۔ تو پھر جب زر مبادلہ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیز کو آپ ووٹ کا حق نہ دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ کا حق دیں گے تو دھاندلی ہوگی، تو کیا دھاندلی موجودہ جو ہمارا نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں دھاندلی کا عنصر کو ختم سمجھیں ہم؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ سمجھتا میں یہ ہوں کہ عدالت یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو نظام میں that doesn't mean انور صاحب کہ آپ اس کو کسی کو ووٹ کا حق ہی نہ دے کے، ایسے تو پھر پاکستانی عوام کو بھی ووٹ کا حق نہ دیں کیونکہ دھاندلی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنا وہاں سے پیسہ خرچ کریں، ٹکٹ لیں، ٹریول کریں، یہاں پر آئیں، پھر وہاں پر جو ہمارے جو وہاں پر جاب کرتے ہیں، پیشہ ورانہ اپنی وہاں پر ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی، وہ کیسے وہاں سے چھٹیاں لے کر یہاں پر آ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو نظام ہے ہمارا، اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر کوئی خرابی ہے یا دھاندلی ہو سکتی ہے تو آپ اس میکانزم کو بہتر کیجئے نا، جب تک آپ میکانزم درست کیجئے، میکانزم کو، نظام کو مضبوط کیجئے۔ جب نظام مضبوط ہوگا تو دھاندلی خود بخود ختم ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا، اوورسیز پاکستانیز کا، کہ آپ انہیں ووٹ کا حق دیجئے۔ تو یہ 2 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، الٹیمیٹلی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ اسکول آف تھاٹ بھی ہے کہ جو سمندر پار پاکستانی لوگ ہیں وہ اگر باہر رہ رہے ہیں تو پھر ان کو یہاں پر، جب یہاں پر رہ نہیں رہے تو ان کو ووٹ کا حق دیا کیوں جانا چاہیے؟ نہیں، کیوں نہیں دیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، وہ دوہری شریعت تو نہیں رکھتے، وہ پاکستان سے گئے ہیں اپنی فیملیز کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے، ان کی کفالت کے لیے وہاں پر محنت کرتے ہیں، وہاں پر جابز کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو بہتری کے لیے اگر ملک سے باہر جاب کریں تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکم آنا بھی چاہیے اور سمندر پار ان کو ووٹ کا حق بھی دینا چاہیے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔